हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग फ्रेमवर्क की। तो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के अंदर दोस्तों मोस्टली मैं बात यहाँ पे आज करूँगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते कैसे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट आज मैं आपको बेसिकली समझाने वाला हूँ कि अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के अंदर हम पढ़ेंगे क्या। तो क्या होता है फ्रेमवर्क, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसमें आती हैं, क्या मतलब उसके यूज़र्स हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो अगर आपको कोई भी नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आपको मेरे चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको उस चैनल का मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले कि अकाउंटिंग फ्रेमवर्क होता क्या है। तो ध्यान से आपके सामने लिखा है, एन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क इज अ पब्लिश्ड सेट ऑफ क्राइटेरिया दैट इज यूज्ड टू मेजर, recognize, present and disclose the information appearing in the entity's financial statement। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो क्राइटेरिया बताए और जो क्राइटेरिया आपकी मदद करे आपको मेज़र करने में, आपकी रिकॉग्नाइजेशन करने में, आपको प्रेजेंट या डिस्क्लोज़ करने में ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अपेयर होने वाली है या आपके लिए मददगार आपको होने वाली है। यानी एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसमें हम सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे आसानी से मेज़र कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, एक ऐसा क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं जिससे हमें हर एक इन्फॉर्मेशन का आसानी से पता चल जाए। अब देखिए, अब आपकी बात यहाँ पे होगी सबसे पहले दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता क्या है आपके सामने है। दीज आर द स्टेटमेंट दैट डिस्क्लोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। देखो जी, क्या पैसे से रिगार्डिंग पोजीशन चल रही है बिज़नेस की, क्या उसकी एक परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उस चीज़ों के बारे में डिस्क्लोज़ करने वाली जो स्टेटमेंट है वो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये होती कौन कौन सी हैं, यानी इसके कुछ आप कह सकते हो कंपोनेंट्स या इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपके सामने है दैट इज़ बैलेंस शीट। ये एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसमें हम एसेट्स, लायबिलिटीज़ और शेयर होल्डर इक्विटी को लिखते हैं और इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइज विच इज़ यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। देखो जी, ये जो बैलेंस शीट है ये आपको एक मदद करेगी कि लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है आपके एंटरप्राइज के अंदर। आप कितनी आसानी से अपने जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल पोजीशंस में जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उन्हें आसानी से कैसे मीट आउट कर सकते हो, कितनी एसेट्स पड़ी हैं आपके बिजनेस में, कैसे बेनिफिशियल वो होंगी, उन सबको आपकी मदद कौन कर रहा है, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बात आती है हमारे पास दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब ये क्या होता है, इट प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड और इट डिपिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज पर्टिकुलरली इन प्रॉफिटेबिलिटी। देखो जी, आपको भी बताया, आपने 3 स्टेटमेंट मेनली यहाँ पे बनानी होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिखा होगा ऊपर नीचे, लेकिन ध्यान से आप समझिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस तो बनता ही है। हर एक बिज़नेस चाहता है कि उसे पता चले कि आपके बिज़नेस का मतलब अपने बिज़नेस का प्रॉफिट क्या चल रहा है, अपने बिज़नेस का लॉस क्या है, या अगर लॉस हुआ है तो कितना हुआ है। तो इसी तरीके से सबसे पहले वो अपनी बैलेंस शीट को बनाने के लिए P&L भी तो बनाएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी तो बनाएगा। अब ये प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है वो क्या शो करेगी, कितना प्रॉफिट है, क्या क्या ऑपरेशंस हमने किए, उन सबको हम देख के, यानी जितने मेरे खर्चे थे, जितनी मेरी इनकम बनी है, उन दोनों को मैंने देखा और उसमें से मैंने देखा कि मेरा क्या प्रॉफिट निकल रहा है और क्या मेरा लॉस बनकर आया है। ये होती है हमारी दैट इज़ P&L स्टेटमेंट। उसके बाद आ गई हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये क्या होती है, इट रेफर्स टू दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शो द टोटल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। हमारे पास कितना कैश पूरे टाइम पीरियड में आया, कितना कैश गया, उस स्टेटमेंट को बनाना, यानी कितना गया कितना आया उस सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना, दैट इज़ कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है। चलो, अब इसकी इंफॉर्मेशन लेने वाले कुछ यूज़र्स होते हैं जो हमें देखने होते हैं, यानी अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इसको पढ़ने वाले और इसकी जानकारी रखने वाले कुछ यूज़र्स होते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कुछ यूज़र्स होते हैं, ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र्स होते हैं। अब सबसे पहले हैं इन्वेस्टर्स। अब आपके बिज़नेस में आपको इन्वेस्टर्स चाहिए,
आपके बिज़नेस में जो इन्वेस्टर्स होंगे वो पैसा लगाएंगे तो तभी तो आपके बिज़नेस में ग्रोथ होगी, तभी तो आपके बिज़नेस में पैसा आएगा। तो इन्वेस्टर्स को खुश करना आपके हाथ में होता है। तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस तरीके से तैयार कीजिए कि इन्वेस्टर्स उसमें इंटरेस्ट दिखाएं और आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्टर्स क्या हैं यहाँ पे, इन्वेस्टर्स क्या करेंगे यहाँ पे, वो इंटरेस्ट इसलिए रखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कि वो जान सके कि उनका पैसा कितना सेफ है आपके बिज़नेस में। क्या अगर आपका बिज़नेस अच्छे से चल रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो उनको प्रॉफिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसलिए वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के देखने के लिए वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं। अब एम्प्लॉयज़ भी आपके बिज़नेस में काम कर रहे हैं। अब कोई ऐसा एम्प्लॉई होगा जो अच्छा काम करना चाहता है, वो सबसे पहले आपके बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ज़रूर देख कर आएगा। यानी अगर उसने काम करना है अपने बिज़नेस के अंदर, तो आपको उसकी अपने बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अच्छी बनाई होगी तभी वो आपके बिज़नेस में काम करेगा। नहीं तो कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं होगा, अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी नहीं है तो वहाँ पर काम नहीं करना पसंद करेगा। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप अच्छे कैसे बना सकते हो, आपकी बैलेंस शीट को एक प्रॉपर यूटिलाइज वे में दिखाओ वहाँ पे कि एसेट ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ कम है, प्रॉफिट इतना सफिशिएंट है कि आप अपने सारे एम्प्लॉयज़ को सफिशिएंट प्रॉफिट उनके बिहाफ पर दे सकते हो। तो इसलिए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने प्रॉफिट्स को, अपनी सैलरीज़ को इंक्रीज़ करने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो इसलिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं कि कितना बिजनेस अपना प्रॉफिट कमाएगा, ताकि उनकी सैलरीज़ में हर परसेंट कितना बढ़ावा हो सकता है या हर बेनिफिट उनको कितना मिल सकता है। क्लियर। अब बात आती है लैंडर्स की, उधार देने वाले। अब ये लैंडर्स कौन होते हैं कि वो ध्यान रखते हैं कि दीज आर द यूजर्स इंटरेस्टेड इन प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कितना प्रॉफिट है ये तो हर कोई ध्यान देगा, साथ में वो देखेंगे कि कितना सफिशिएंट बैलेंस वो अपने पास हमेशा बनाए रखते हैं, ताकि अगर उन्होंने अपने लैंडर से पैसा लिया है कंपनी ने, तो लैंडर ये देखेगा कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी चल रही है। क्या उन्होंने जितना पहले पैसा किसी से उधार लिया था उतना वो दे पाएंगे? क्या मैं अगर उनको इतना पैसा दूंगा कंपनी को, तो क्या वो मेरा पैसा विद रिटर्न अच्छे से और टाइम पे लौटा पाएंगे? ये सारी चीज़ों के बारे में भी कौन होता है, लैंडर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट दिखाते हैं। यानी इन शॉर्ट क्रेडिट वर्थीनेस के बारे में वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब कस्टमर्स हो गए। अब कस्टमर्स भी तो हमारे ही हैं बिज़नेस के अंदर। अगर हम कस्टमर्स की बात नहीं करेंगे तो कैसी बिज़नेस है ना। तो बिज़नेस के बारे में बात जब आती है तो कस्टमर उसके लिए मेन चीज़ आती है। तो कस्टमर भी इंटरेस्टेड होते हैं कि कितना प्राइस फिक्सेशन पॉलिसी इस बिज़नेस की है, उसको देखने के लिए वो फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में रुचि रखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें वो करते हैं, इसलिए वो इंटरेस्ट दिखाते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। टैक्स अथॉरिटीज़ हो गया या पब्लिक हो गया। अब टैक्स अथॉरिटीज़ क्यों देखेंगे? अब देखो टैक्स किसके ऊपर लगता है, प्रॉफिट के ऊपर। तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कहाँ से पता चलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता लगने वाला प्रॉफिट ही आपके बिजनेस में टैक्स के लिए होगा। तो टैक्स अथॉरिटीज़ ज़्यादातर इसलिए आपके बिज़नेस में रुचि रखती हैं ताकि वो आपके बिज़नेस का सही प्रॉफिट लेकर उसके ऊपर टैक्स आपको दिखा सकें। ठीक है। अब पब्लिक भी तो एक कस्टमर है, तो वही चीज़ें होंगी जो कस्टमर की हैं, वही पब्लिक भी इंटरेस्ट दिखाएगी कि कैसे हम इस बिज़नेस के ऊपर अपना पैसा अगर लगाएंगे भी तो बिज़नेस कितना अच्छा बेनिफिट अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए देगा, या फिर वो कितना अपने सोशल इन्वायरमेंट को अच्छा रखने के और देखता है। अब देखिए आज का जो वीडियो का मेन जो लास्ट टॉपिक है वो बेसिकली हमने यूज़र्स पढ़ लिए, हमने क्या क्या फ्रेमवर्क के अंदर स्टार्ट हो रहा है वो पढ़ लिया। अब एक लास्ट चीज़ आज की वीडियो में जो कंप्लीट करूँगा जिसके साथ, वो है अजम्पशंस क्या हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। यानी अगर हम फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, यानी हम ये एज्यूम करके चलें कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे तैयार कर सकते हैं, या हम अगर हम अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं तो क्या क्या एज्यूम कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है, कभी रुकने वाला नहीं है। यानी ऐसा बिजनेस इन दिस इट इज़ अज्यूम द कंपनी हैज़ नो प्लान टू वाइंड अप। उसका कोई प्लान नहीं है कि उसने कब वाइंड अप होना है, उसे कुछ नहीं पता। बस उसने ये देखा हुआ है कि हमने चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, ये नहीं पता कितने सालों तक। ठीक है। तो वो एक असम्पशन बना के रखनी चाहिए आपके बिज़नेस के अंदर, ताकि आपका बिज़नेस अगर बढ़ता भी रहे तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ होती रहेगी और आपके जितने भी यूज़र्स हैं वो इंटरेस्ट आसानी से दिखा देंगे आपके बिज़नेस के अंदर और आपको बेनिफिट होगा ही होगा। दूसरा आता है एक्रूअल बेस। अब ये क्या है? एक्रूअल का मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन दे अकर। जब वो हो गई तब वो दिखा दी जाएंगी।
फॉर एग्जांपल के टाइम पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि इन शॉर्ट अगर मैंने देखिए द रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज इन द ईयर इट हैज़ बीन रिलीज्ड इन, यानी ऐसी बात कर ली जाए जैसे हम एग्जांपल के तौर पे कह लें कि रेवेन्यू जब हुआ उसी साल में हम उसे शो कर देंगे। कैसे? XYZ है, उसने क्रेडिट सेल की 10,000 की, ठीक है, एंड 31 मार्च तक जब हमने देखा तो उसने 7,000 रुपीज़ हमें दिए थे, अभी 3,000 पेंडिंग है, तो इसका मतलब हम अपनी एंट्रीज नहीं डालेंगे यहाँ पे, लेकिन एक्रूअल बेस के ऊपर हम एज्यूम करके चलते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम जितने पैसे पड़े हुए हैं उनकी ओर ध्यान नहीं देते। हमने देखा कि क्रेडिट सेल हुई थी तो इसकी वजह से हमने ये एज्यूम कर लिया कि चलो 7,000 आ गया, 3,000 नहीं आया, तो हम अपनी बुक्स में उसी साल को कंप्लीट करने के लिए 10,000 का जो भी खर्चा था वो डाल देते हैं, ये एज्यूम करते हुए कि हमें पैसे 10,000 के जो थे वो इसी साल में मिल गए। हमें मिले कितने अभी? 7,000, लेकिन हम एज्यूम कौन सा मेथड कर रहे हैं? एक्रूअल बेस, जिसका मतलब है कि एक साल में जितना पैसा आया वो मैटर नहीं करता, इस इतनी सेल हुई थी उस चीज़ को हमने सेट ऑफ कर दिया, यानी उसी समय हमने रियलाइज़ कर दिया जब वो हुआ था। क्लियर? दैट इज़ कॉल्ड एक्रूअल बेसिस एजम्पशन। ठीक है, अब एक लास्ट एजम्पशन आपके सामने है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हमने ध्यान रखना है कि जितनी पॉलिसीज, प्रोसीजर या स्टैंडर्ड्स हम अकाउंटिंग के देखते हैं वो एज़ यूजुअल आगे बढ़ते रहने चाहिए, ताकि आने वाले टाइम पीरियड में अगर हम कंपैरिजन करें पिछले टाइम पीरियड के साथ तो कहीं पे कोई ज़्यादा हमें मुश्किल ना आए। तो उस कंपैरिजन को इजी करने के लिए या आगे किसी को और प्रॉब्लम्स ना आए स्टैंडर्ड्स को समझने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, कंसिस्टेंसी अप्रोच अपना ली। ये एज्यूम करके चला है कि जितनी अकाउंटिंग चीज़ें हैं वो क्या होंगी, दैट इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंस होंगी। पॉलिसीज़ हो गई, स्टैंडर्ड हो गई, ये सारे हम कंसिस्टेंट मान के चलेंगे कि इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, ताकि इसमें हम आसानी से आने वाले टाइम पीरियड में आगे बढ़ सकें। क्लियर? तो दोस्तों ये था आपकी आज अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में थोड़ा सा बेसिक मैंने समझा दिया कि फ्रेमवर्क कैसा होता है और क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन से यूजर्स इंटरेस्ट रखते हैं और क्या एजम्पशंस इसमें बनकर आई हैं। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही समझाऊंगा। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जल्दी से मिल जाएंगे, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आज की बस वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलेगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, आपको जल्दी से नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आज की बस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।